इस बार जो है इंडस्ट्रियल फार्मेसी फर्स्ट हम लोगों ने लास्ट सेमेस्टर में देखा था जिस लोग, हाँ और इस बार आपका इंडस्ट्रियल फार्मेसी सेकंड है। तो कल एक इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर हुआ था, उसमें सब्जेक्ट में क्या है क्या नहीं है उसके बारे में वो डिस्कशन हुआ था। तो हाँ ये जो सब्जेक्ट है इसमें आपको स्टडी करना है अब तक जितने भी जो प्रोसेस पढ़े हैं ना आपने, पेड़ कैसे बनता है, हाँ कैप्सूल कैसे बनता है, तो ये जो प्रोसेस है इनको अगर आप लार्ज स्केल में लेके जाओगे तो क्या क्या चेंज आपको करना पड़ेगा। अभी तक आप लोगों ने जो एक्सपेरिमेंट लैब स्केल पे किया था कि मान लीजिए आपको 20 टैबलेट बनाना है, तो उसके लिए जो मटेरियल रिक्वायर्ड है वो आपने वेट कर लिया उनका और सबको मिक्स किया, फिर जो उनके स्टेप थे कि उनको ड्राइंग करना है और सीव से पास करना है, उसके बाद पंचिंग मशीन में डालना है और वो टैबलेट बनेगी। बट अगर ये जो प्रोसेस है हाँ आप में लेके जाओगे तो लार्ज स्केल में जब लेके जाओगे तो इनके जो पैरामीटर्स हैं वो चेंज हो जाएंगे। जो 20 टैबलेट के लिए जो मटेरियल चाहिए, मान लीजिए आपको 1000 टैबलेट बनानी है तो रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। अब हाँ रिक्वायरमेंट आएगी उसके अकॉर्डिंग फिर आप लोगों को चेंजेस करने हैं, तो वहां पे फिर क्या होगा, आपको मशीनरी की रिक्वायरमेंट होगी। अभी ये जो डायग्राम देख रहे हो सामने, ये पायलट प्लांट है, यानी कि लैब क्या स्केल। क्या क्या होता है? हाँ, लैब स्केल और जो कमर्शियल स्केल है उसके बीच में आपको स्टडी फिर करनी होगी। तो उसके लिए कुछ कुछ मशीनरी की रिक्वायरमेंट होती है। हम लोगों की जो लास्ट लैब है ना, जो मशीन लैब है, हाँ वहाँ पे जो मशीन्स जो रखी हुई हैं वो लगभग 1 किलो या 5 किलो बैच साइज के लिए, ठीक है। अगर आपको अगर बिल्कुल। भी हायर काम करना है कि आपको 1 क्विंटल का बैच चलाना है, 2 क्विंटल का बैच चलाना है, तो उसके लिए फिर आपको हायर मशीनरी की रिक्वायरमेंट है। तो वो जो मशीनरी है उसका एक नेम है, उसको पायलट प्लांट कहते हैं हम। जो पायलट प्लांट अच्छा। है वो लैब स्केल वाला काम भी नहीं बता रहा है, जो पायलट प्लांट है वो सीधा इंडस्ट्रियल स्केल को भी नहीं बता रहा है। ये दोनों के तो बीच सर ये क्या है? में उसको बता रहा है कि अगर आपको इंडस्ट्रियल स्केल में कोई लैब जो प्रोसेस है उसको लेके जाना है तो बीच में उसका जो ट्रायल है वो लेना पड़ेगा। 20 किलो का बैच चलाना है कि 50 किलो का बैच चलाना है, बैच साइज आपने जो फिक्स की है उसके हिसाब से आपको जो स्मॉल स्केल के बैचेस है वो निकालने होंगे, और वहां पे जो पैरामीटर्स में चेंज आ रहा है उनको देखते हुए आप फिर सीधा इंडस्ट्रियल स्केल पे लेके जा सकते हो। तो इसके लिए कुछ गाइडलाइन है, जनरल जो कंसीडरेशन है। तो जीएमपी जो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस हैं, ये गवर्नमेंट के थ्रू गाइडलाइन है, जो स्टेट लेवल पे भी होता है, सेंट्रल लेवल पे भी होता है, या इंटरनेशनल लेवल पे भी होता है। ये जो गाइडलाइन है ये आपको बताती हैं कि आपका जो इक्विपमेंट है वो कैसा होना चाहिए, जो क्वालिफिकेशंस हम्म, है वो कैसी होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट इसमें बता रखा है कि जो प्रोसेस है वो हर स्टेज पे वैलिड होना चाहिए, यानी कि जो जो वैलिडेशन जो पैरामीटर्स हैं वो चेंज नहीं होने चाहिए। थर्ड जो पॉइंट है वो बता रहा है रेगुलर शेड्यूल प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। आप जब इसको एक मशीनरी लेवल पे लेके जाएंगे तो मशीन का मेंटेनेंस होना जरूरी है। अगर मशीन का वो मेंटेनेंस नहीं है, उसको ऑयलिंग की रिक्वायरमेंट है, जो मैकेनिकल जो डिपार्टमेंट है उसने देखा ही नहीं है, हो सकता है इसके जो जो वायरिंग है, जो छोटे छोटे जो सर्किट्स हैं वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो, तो इलेक्ट्रिकल जो डिपार्टमेंट है उसने देखा ही नहीं है, तो फिर जो एक्सीडेंट है उसके होने के चांसेस हो जाते हैं। रेगुलर प्रोसेस रिव्यू एंड रीवैलिडेशन, एक जो प्रोसेस अगर आपने यहाँ पे भी रिपीट किया है और उसको अलग अलग बैच में लिया है, तो बार बार से उसको देखना होगा कि जो पैरामीटर्स है उसमें कितना परसेंट चेंज आ रहा है। रेलिवेंट रिटर्न स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, एसओपी जिसको हम कहते हैं, अभी जो लैब में भी आप लोगों ने देखा होगा कि जगह जगह हर एक जो इंस्ट्रूमेंट है उसके ऊपर लिखा हुआ है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। ये जो जो प्रोसीजर है इसको फिक्स करना होता है। मान लीजिए कि आप अभी काम कर रहे हैं, फिर आपको कहीं पे चेंज कर दिया गया, आप कहीं वो चले गए,
बट जो नेक्स्ट जो पर्सन आएगा वो कैसे काम करेगा। तो हर पर्सन उस मशीन के ऊपर हाँ काम कर पाए या जो प्रोसेस है वो हर किसी के लिए हो, इसके लिए आपको एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग जो प्रोसीजर है वो बनाना होता है। द यूज ऑफ कॉम्पिटेंट टेक्निकल क्वालिफाइड पर्सन। अब जैसे एक प्रोसेस है तो बड़ा प्रोसेस है, और हर एक जो स्टेप है हो सकता है कि वो देखने में छोटा स्टेप लग रहा हो, बट अगर सिंगल स्टेप भी अगर मिसयूज हो जाएगा तो बिगड़ जाएगा। इसलिए फिर आपको जो स्टाफ चाहिए, मान लीजिए कि वो मिनिमम रिक्वायर्ड है, बट उसके लिए जो भी कुछ जो टेक्निकल जो एस्पेक्ट है वो आपको देखने होंगे। एडिक्वेट प्रोविजन फॉर ट्रेनिंग ऑफ द पर्सनल। अभी जैसे मान लीजिए आप लोगों का अभी कोर्स होने वाला है, तो आप लोग जहाँ पे भी ज्वाइन करेंगे वहां पे एज ए फ्रेशर ज्वाइन करेंगे, फर्स्ट जॉब होगा आपका। तो स्टार्टिंग का जो टाइम पीरियड है वहां पे आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा। हालांकि अभी इसमें भी आप लोग इंडस्ट्रियल जो ट्रेनिंग है वो लेंगे, बट वहां पे जब आप जॉब स्टार्ट आप करेंगे तो स्टार्टिंग के 4-5 मंथ आपको ट्रेनिंग बेसिस पे ही रखा जाता है। सेकंड पॉइंट है वेल डिफाइंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर सिस्टम। जो टेक्नोलॉजी जो ट्रांसफर है, एक्चुअली क्या होता है कि वो मान लीजिए कि एक जो टैबलेट है वो बनाने का जो प्रोसेस है वो आप लोगों ने देखा है कि ये जो टैबलेट है वो ऐसे बनती है। अब वो जो प्रोसेस है आप उसको लार्ज स्केल में जब लेके गए तो आपने जो पैरामीटर्स हैं उनको चेक कर लिया कि लैब लेवल पे ये रिजल्ट आ रहा था, बेंच स्केल पे ये आ रहा है, और जो पायलट स्केल है उस पे ये रिजल्ट आ रहा है। अब ये सारे जो रिजल्ट है उसको आप जो टेक्नोलॉजी बना के एक इंडस्ट्री को आप देना चाहते हैं, लार्ज स्केल पे ऐसा काम होता है। तो वो जब आएगी आपकी जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा, तो उस टाइम पे आपको मशीनरी लेवल से लेके इलेक्ट्रिकल जो कंजम्पशन हो रहा है उसको लेकर, मैनुअल पावर जो लगेगी उसको लेकर, सॉल्वेंट जो लगेगा उसको लेकर, हर एक चीज का विद कोस्टिंग एक डॉक्यूमेंट तैयार करना होगा। कि मान लीजिए एक जो आपने वो प्रोसेस बनाया है वो 4 से 5 लाख उसमें लगता है एक स्टेप, या 8-10 स्टेप का वो प्रोसेस है। तो उसका जो पूरा जो कॉस्टिंग है वो निकाल के आपको वो रखना होगा, तब जाके एक टेक्नोलॉजी जो ट्रांसफर है उसका डॉक्यूमेंट तैयार होगा। नेक्स्ट स्टेट है द क्लीनिंग एस्पेक्ट। क्योंकि मान लीजिए कि वो सारा काम तो हो गया है, बट हो सकता है कि जो मशीनरी है वो कोई नेक्स्ट जो प्रोसेस है उसके लिए भी काम में आए। तो जैसे आपका काम हो जाता है तो साफ सफाई तो सबसे पहले, तो इसीलिए जो प्रोसेस है उसको साफ करने का भी अपना एक प्रोसेस होगा, बिकॉज ये सारे जो हैं ये केमिकल्स हैं, तो हर एक का अपना साफ करने का अलग मेथड है। ये मान लीजिए मशीन में अगर वो कुछ परसेंट में एसिड यूज किया है तो उसको निकालने का मेथड अलग है, बेस यूज किया है उसका अलग है, सॉल्वेंट आप यूज कर रहे हैं उसका अलग है, और लास्ट में है orderly arrangement of the equipment so as to ease material flow and prevent the cross contamination। अब ये जो लास्ट पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ये इस चीज को बता रहा है कि आपका जो प्रोसेस है उसके हिसाब से ही मशीनरी होनी चाहिए, कि स्टेप 1 पे ये मशीन काम आएगी, स्टेप 2 पे ये मशीन काम आएगी, स्टेप 4 पे ये आएगी, 5 पे ये आएगी, 6 पे ये आएगी। तो इससे क्या होगा कि एक फ्लो में सारा वो मटेरियल चलता रहेगा और कंटेमिनेशन के चांसेस नहीं होगा। तो जो पायलट प्लांट है उसका अपना जो सिग्निफिकेंस है वो है एग्जामिनेशन ऑफ द फॉर्मूले। जो पायलट प्लांट जो स्टडीज हैं वो आपको ये बताती हैं कि आपका जो फॉर्मूला है वो लार्ज स्केल पे कितना अच्छा है और उसमें कौन कौन से वीक पॉइंट्स हैं। रिव्यू ऑफ द रेंज ऑफ रेलिवेंट प्रोसेसिंग इक्विपमेंट। जो भी आप प्रोसेसिंग के लिए मशीनरी काम में ले रहे हैं तो उसके प्लस माइनस आपको पता चलता है, बिकॉज क्या होता है कि हर एक मशीन को हैंडल करने का एक प्रोसेस है,
और हैंडलिंग जो है, आप जब तक उसको अपने से स्टार्ट नहीं करेंगे, बंद नहीं करेंगे, उसके साथ में कुछ टाइम नहीं बिताएंगे, तो मशीन को हैंडल करना नहीं आएगा आपको। तो इसलिए क्या है कि अगर आपने लैब स्केल से गए हैं और जो पायलट प्लांट है वहां पे काम किया हुआ है, तो आप लार्ज स्केल की मशीन को भी हैंडल कर सकते हैं, या फिर जब आपने हैंडलिंग की है तो आप उसमें ये देख सकते हैं कि जो हैंडल वो कर रहा है वो सही कर रहा है कि नहीं कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है जो प्रोडक्शन रेट एडजस्टमेंट। अब रेट एक्चुअली क्या होता है, जो कॉस्ट वाला पॉइंट है, या हम रेट को ये समझ लें कि जो टाइम वाला पॉइंट है, मतलब एक बैच को निकालने में वो टाइम कितना लग रहा है, या एक बैच को निकालने में जो कॉस्टिंग है वो कितना आ रहा है। रेट से हम 2 मीनिंग निकालते हैं। तो अब ये जो प्रोसेस है वो डिपेंड करता है कि जो आपने जो प्रोसेस बनाया है उसमें हीटिंग में टाइम कितना लग रहा है, स्टीयरिंग में कितना टाइम लग रहा है, जो ट्रांसफर हो रहा है एक मशीन से दूसरे में उसमें कितना टाइम लग रहा है। तो ये सारा जो टाइम इंटरवल है वो आपका ये डिसाइड होता है कि कितने टाइम में एक बैच निकलेगा। बिकॉज ये टाइम पीरियड आप जितना भी शॉर्ट कर लेंगे उतना ही ज्यादा नंबर ऑफ बैचेस आप निकाल पाएंगे 1 डे में या 1 वीक में, जो भी आप टारगेट बनाएंगे। और सेकंड पॉइंट ये है जो कॉस्टिंग होगा वो भी यहीं से निकलेगा। मैनुअल पावर इसमें जा रहा है तो कितना जा रहा है, इलेक्ट्रिकल जो पावर जा रहा है वो कितना जा रहा है, जो मशीनरी की जो मेंटेनेंस है वो कितनी आ रही है, तो वो सारे जो डेटा है वो भी यहीं से निकलेंगे। नेक्स्ट है द आइडिया अबाउट द फिजिकल स्पेस रिक्वायर्ड। मान लीजिए कि आपने जो मशीन एक चूज किया है बीच में, उसका साइज जितना साइज आपको चाहिए उससे ज्यादा है, तो हो सकता है कि वो दूसरे जो प्रोसेस चल रहे हो उसमें हिंड्रेंस को क्रिएट करे। तो मान लीजिए आपको 5 किलो के हिसाब से आपने बनाया है, या 50 के हिसाब से बनाया है, या 5 वो क्विंटल के हिसाब से जो प्रोसेस आपने बनाया है, उसी के अकॉर्डिंग आपको मशीनरी भी सेलेक्ट करनी होगी। तो फिजिकल स्पेस आपको जो रिक्वायर्ड है वो पता चल जाएगा। अप्रोप्रिएट रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट्स टू सपोर्ट जीएमपी। एक्चुअली जीएमपी क्या है, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस है। मतलब ये इस चीज को डिसाइड करती है कि आपको अगर ये प्रोसेस करना है तो इतने में हो जाना चाहिए। ऑप्टिमम जो वर्ड आता है ना, कि मान लीजिए जो पीएच रेंज है वो 5.2 से लेके 6.5 है, तो फिर हम 4 पे क्यों काम करें, 7 पे क्यों काम करें। तो जो जीएमपी है वो इस चीज को बताता है कि जितनी रिक्वायरमेंट है वैसे ही वो प्रोसेस आपका डेवलप हो, उतनी ही मशीनरी हो, उतना ही लाइट का कंजम्पशन हो, और जो चीजें हैं सारी वो ऑप्टिमाइज हो जाए। तो आप ये बता पाएंगे कि आपका जो प्लांट है वो जीएमपी अप्रूव्ड है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फीचर्स टू मेंटेन द क्वालिटी। अल्टीमेटली तो क्या होता है कि क्वालिटी को मेंटेन करना होता है। तो जो क्वालिटी है वो डिपेंड भी इस चीज के ऊपर वो करती है कि हर स्टेप में सही ढंग से जीएमपी फॉलो किया गया हो। अगर गाइडलाइन सही ढंग से फॉलो की है तो क्वालिटी अपने आप आएगी। नेक्स्ट है अ पायलट प्लांट कैन बी यूज्ड फॉर। जो पायलट प्लांट है इसका यूज वो कहाँ कहाँ हो सकता है। फर्स्ट पॉइंट इसमें है इवेल्युएटिंग द रिजल्ट ऑफ द लेबोरेटरी स्टडीज एंड मेकिंग द प्रोडक्ट एंड प्रोसेस improvement, and it produced a small quantities of product for sensory, the chemical and microbiological evaluation, limited market testing for furnishing the sample for potential uh, customers, shelf life and storage stability studies। तो फर्स्ट पॉइंट तो इसमें यही है कि जो पायलट प्लांट है वो लेबोरेटरी स्केल और इंडस्ट्रियल स्केल के बीच की एक स्टेज है। सेकंड पॉइंट ये है कि इसमें जो प्रोडक्ट बन रहा है वो अगर आप इंडस्ट्रियल स्केल से कंपेयर उसको करेंगे तो स्मॉल क्वांटिटी में है, और यहीं पे आपकी सारी टेस्टिंग हो जाएगी।
चाहे वो सेंसरी टाइप की हो कि कोई हजार्ड्स तो नहीं हो रहा है। मान लीजिए आपने जो प्रोसेस चूज किया है उसमें बहुत ज़्यादा एसिड यूज हो रहा है, तो उसकी वजह से फ्यूम्स निकल रहे हैं, तो उसके चलते जो वर्क स्पेस है उसमें कोई प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं हो रही है। मान लीजिए कि जहाँ पे फ्यूम निकल रहे हैं वहाँ पे आपको वैक्यूम लगाना होगा, एसी लगाना होगा, तो सारा फ्यूम से वो वहाँ से बाहर जाएगा। जो भी बैच आपने बनाया है उस बैच के लिए कंटेमिनेशन तो नहीं हो जाएगा, तो वो टेस्टिंग भी आपको करनी होगी। और जो फाइनली है, शेल्फ लाइफ आपको देखना है, स्टोरेज लाइफ देखना है, स्टेबिलिटी स्टडीज करनी है आपको, तो वो सारे सैंपल जो प्रोडक्ट के फॉर्म में है वो पायलट प्लांट से आपको मिल जाएंगे। थर्ड पॉइंट इसमें है that the data that can be used in making a decision on whether or not the proceed to full scale the production process, and in the case of the positive designing and construction of full size plant and to modify the existing plant। ये जो स्टडी है ये आपको बताएगी कि आपने जो प्रोसेस बनाया है वो सही में इंडस्ट्रियल स्केल पे जा सकता है या नहीं जा सकता है, और अगर जा सकता है तो ऑलरेडी जो प्लांट आपके पास है उसमें जो मशीनरी लगी हुई है वो सही है, या उसमें बहुत बड़ा चेंज करना होगा, या अगर स्मॉल चेंजेस पे आपका वो प्रोसेस एडमिट आप उसमें कर सकते हैं। तो ये सारे जो डिसीजन है वो पायलट प्लांट स्टडीज से ही मिलेंगे, क्योंकि इसको भी एक्सपेरिमेंटल लेवल पर ही तैयार किया गया है। तो जो प्रोसेस है वो इसमें हर तरीके से आप बता सकते हैं। एडवांटेजेस क्या क्या है इसके? द मेंबर्स of the production and the quality control division can readily observe scale up. Its supplies of excipient and drugs cleared by the quality control division and can be drawn from the more spacious areas provided to the production division. The access to engineering department personnel is provided for equipment installation, maintenance and repair. तो हर तरीके से ये चीज सपोर्ट करेगी कि आपको रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट कितनी है, जो क्वालिटी कंट्रोल है वहां पे सैंपल कितने जाएंगे, इंजीनियरिंग जो डिपार्टमेंट है उनके पास क्या रिपोर्ट आपको भेजना है, हर तरीके से मिलेगा। अब इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। द फ्रीक्वेंसी ऑफ डायरेक्ट इंटरैक्शन ऑफ द फॉर्मुलेटर with the production of personnel in manufacturing area will be reduced। अब जब आप ये स्टडी आप ये करते हो तो आपका थोड़ा सा जो इंटरेक्शन है वो कम हो जाता है, बिकॉज आप तो ये बता दोगे कि हमने तो ये सीधा वो प्रोसेस बना लिया है और हमने जो स्टडी किया है वो इसको सपोर्ट कर रहा है, तो आप सीधा जो फॉर्मुलेटर से उनको बताओगे कि ये प्रोसेस इसमें हो जाएगा अडॉप्ट। फिर वो अपने से वो प्लांट के ऊपर उसका ट्रायल लेंगे। एनी प्रॉब्लम इन मैन्युफैक्चरिंग विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स इट्स ऑन पायलट प्लांट पर्सनल। अब जब आपने जो फॉर्मुलेटर है या जो लार्ज स्केल है, होता क्या है कि वहां पे भी स्टार्टिंग में इंडस्ट्री में भी जब वो प्रोसेस आएगा तो एक दो ट्रायल बैच वहां पे भी निकालने चाहिए और निकालते ही हैं, और अगर आप वहां